तो हमारे इस पार्ट की स्टार्टिंग में वही से होती है जहाँ पे हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था। हमने देखा था जहाँ पे युनशी समेत सभी लोग पहुंच जाते हैं उस डोमेन सीलिंग सेरेमनी को अटेंड करने, जहाँ इनकी मुलाकात युन चांगाई से हो जाती है जिसे कि सालों से यहाँ पे कैद करके रखा गया है। लेकिन जब इस बंदे को पता चलता है कि उसके फैमिली, इवन कि उसके बेटे, उसकी बहू, उसका पोता यानी कि उसका ग्रैंड चाइल्ड उस तक को भी छोड़ा नहीं गया, तो यहाँ वो गुस्से से तलमला उठता है और बदले की आग में जल रहे युन चांगाई यहाँ अपनी पावर को अनलीश करते हुए एक सक्शन फोर्स को क्रिएट करता है। जैसे देखते साथ ही जो सुप्रीम एल्डर है वो उस डोर को क्लोज करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे युआन भी इसकी चपेट में आ जाता है और उसे बचाने के लिए युनशी अंदर की ओर चला जाता है और जैसे तैसे करके युआन बे की जान बचाकर उसे बाहर की ओर थ्रो कर देता है। लेकिन युन चांगाई तो उसके ऊपर हमला भी कर देता है, जिसके चलते युनशी इतना ज्यादा इंजर्ड हो चुका था कि सभी को यही लग रहा था कि अगर गेट को जैसे तैसे ओपन करके हम युनशी को बाहर भी निकाले तो भी बहुत देर हो चुकी है। अब ये सुनकर मिस कांग पैनिक करते हुए अनकॉन्शियस हो जाती है। वही दूसरी तरफ युनशी की मौत की खबर जब लिटिल फेरी को मिलती है तो वो पागलों की तरह दौड़ते हुए इसी ओर आने लगती है। और अब आगे हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर लिटिल फेरी को दिखाया जाता है जो कि जहाँ जहाँ से गुजरती हुए जाती है वहाँ की जगह पूरी तरीके से फ्रीज हो जाती है और जैसे वो युनशी को बचाने के लिए वहाँ लैंड करती है तो सबकी नजर सीधा उसके ऊपर फिक्स हो जाती है। इवन की जो एल्डर लिंग्यू है वो इमीडिएटली उसे जाकर रिस्पेक्ट देने लगते हैं, लेकिन वो सबको इग्नोर करके सीधा उस गेट की ओर बढ़ रही थी और जैसे ही उसे गेट के सामने खून पड़ा हुआ नजर आता है तो वो काफी ज्यादा पैनिक करने लगती है। उसका दिल तेजी से बीट कर रहा था और बस वो कांपते हुए एक ही बात कह रही थी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अचानक से उसकी जिंदगी से जैसे रंग उड़ने लगते हैं, उसकी नजरों के सामने कुछ भी नहीं होता, उसकी आंखें वहीं ठहर जाती है और कहती है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी यहाँ उसे इल्यूशंस आने लगते हैं और वो देखती है कि गेट खोलते हुए युनशी आगे आ रहा है। वो उसका नाम लेते हुए कहता है कि लिटिल फेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी मुझे चोट लगी है। अब उसे सही सलामत देख कर फेरी यू भी उसके पास जाते हुए कहने लगती है मुझे पता था तुम्हें कुछ हो ही नहीं सकता, तुम नहीं मर सकते। युनशी भी स्माइल करते हुए उसके करीब आने लगता है और कहता है कि मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी, चलो भी ज्यादा गुस्सा मत करो, आई नो कि मैंने तुम्हें परेशान किया है, उसके लिए मुझे माफ कर दो। ये कहते हुए वो अपनी बाहें फैलाता है, लेकिन तभी पीछे से एक बड़ा सा हाथ आकर युनशी को पकड़ लेता है और फेरी यू के नजरों के सामने से ही उसे घसीटते हुए यहाँ से ले जाता है। जो देखकर वो हाथ बढ़ाती है और चिल्लाती हुए उसका नाम लेती है, पर युनशी उसके हाथ नहीं आता और वो यहाँ पे रोते हुए बस उसे ही देखे जा रही थी। और तभी उसे रियलिटी का एहसास होता है कि ये सब कुछ बस उसका एक इल्यूजन है, लेकिन युनशी को खो देने का डर उसके मन में बहुत बुरी तरीके से घर कर जाता है। वो कांपते हुए उसका नाम लेती है और कहती है कि पर कैसे, तुम कैसे जा सकते हो। यहाँ पे ये सारा नजारा देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर फेरी यू को क्या हो गया। अब तभी उसकी सबसे क्लोज फ्रेंड आकर उसे सपोर्ट देती है और कहने लगती है कि फेरी यू बताइए आखिर क्या हुआ, प्लीज मुझे बताइए आखिर आपको हुआ क्या है, क्यों रो रही हो। यहाँ वो रोते हुए बस एक ही बात कहे जा रही थी, आखिर तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो, क्यों। यहाँ उसके अंदर दर्द इस कदर बढ़ चुका था कि वो चिल्लाते हुए कहती है कि क्यों, और तभी उसकी आइस पावर रिलीज होती है जिसके चलते को यहाँ से जंप करते हुए नीचे की ओर भागना पड़ जाता है, क्योंकि ये अटैक उसका माइंड अपने आप ही कर रहा है। उसकी फीलिंग यहाँ पर उसकी पावर बनके अनलीश हो रही है। अब तभी रोते हुए लिटिल फेरी एक फॉर्मेशन को बनाती है जिससे काफी नुकीले जो आइस क्रिस्टल है वो निकलते हैं, जिन्हें कि वो सारे के सारे उस गेट के ऊपर उतारने लगती है और रोते हुए कहने लगती है कि पर क्यों, मैं मान ही नहीं सकती कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्यों, मुझे नहीं पता, चुपचाप बाहर आओ, मैं ये सब कुछ नहीं देख सकती, मुझसे नहीं होगा। अब तभी वो एक एक करके अपने अटैक का लेवल बढ़ाने लगती है और काफी बड़े बड़े क्रिस्टल्स को उस गेट के ऊपर मारती है और रोते हुए बस कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती और ना ही मुझे कुछ सुनना है, चुपचाप बाहर आओ, मैं ये सब कुछ और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आखिर कैसे, तुम कैसे मर सकते हो। हाँ, क्या तुम भूल गए तुमने मुझसे क्या कहा था, तुमने मुझसे कहा था कि तुम एक असली मर्द हो और जैसे कि दर्द नहीं होता तो तुम कैसे मर सकते हो। बाहर आओ युनशी, मुझे जवाब चाहिए। तुम तो कह रहे थे कि तुम मुझे कॉन्कर करोगे, हाँ तो क्या हुआ। तुमने कहा था कि तुम मुझे फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस में आके ढूंढोगे, तुमने वादा किया था युनशी, तो क्या हुआ तुम्हारे वो सारी बातों का, क्या हुआ, क्यों मुकर गए अपनी बातों से। हाँ, तुमने इतने सारे वादे किए थे और अब तुम ऐसे कैसे मर सकते हो। बाहर आओ युनशी। यही कहते हुए वो बहुत बुरी तरीके से रोने लगती है। यहाँ पे इमॉर्टल आइस पैलेस के लोग जब उसे पागलों की तरह से रोता लगता हुआ देखते हैं ना, तो यहाँ उसकी दोस्त समझ जाती है कि वो असल में युनशी से बहुत ज्यादा प्यार करती है और फ्रोजन इमॉर्टल क्लाउड पैलेस के मेंबर के लिए ये एक ऐसी चीज है जो कि उन्हें कभी नहीं करना चाहिए। यहाँ पे एल्डर यूलिंग तक को अपनी कानों और आंखों पे यकीन नहीं होता कि वो जिसे कि वो इतना ज्यादा एडमायर करता है वो असल में युनशी के प्यार में पागल है। यहाँ पे लिटिल फेरी रोते हुए कहती है कि प्लीज बाहर आ जाओ, मैं वादा करती हूँ युनशी, तुम जो कहोगे मैं सब करूंगी, पर प्लीज मेरे सामने आ
आ जाओ, मेरे सामने आ जाओ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये कहते हुए वो अपने आइस फिनिक्स को समन करती है और तेजी से चिल्लाती हुए कहती है कि युनशी, मैंने कहा अभी के भी बाहर निकलो, और वो सीधा उस फिनिक्स को उस गेट पे उतार देती है। यहाँ पे इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि सबके सब अपने ऊपर बैरियर को बना लेते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा पावर को यूज करने के चलते फेरियो बहुत बुरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाती है। इतनी ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है कि वो बहुत बुरी तरीके से अनकॉन्शियस होते हुए जमीन पर गिरने लगती है। लेकिन यहाँ उसकी दोस्त उसे संभाल लेते हैं, कहने लगते हैं कि प्लीज खुद को संभालो, आखिर कर क्या रही हो। अब यहाँ पर वो फेरियो को संभालते हुए कहने लगते हैं कि प्लीज ऐसा मत करो, यहाँ से चलो, तुम्हारी सेहत बिगड़ जाएगी। तभी वो कहने लगते हैं कि तुम देख नहीं रही हो, ये शियांग त्यांग वार्ड है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मैं उसे अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ। यहाँ पे वो काफी ज्यादा जिद करती है, लिटरली टाइटली पीछे से उसकी दोस्त पकड़ी हुई थी, और फिर ये अपनी पूरी जी जान लगाते हुए कहती है कि मुझे छोड़ो, मैं यहाँ से नहीं जा सकती, मैं उसे अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ। जिस पर उसके दोस्त कहने लगती है कि जरा आंखें खोल के देखो, वो मर चुका है, युनशी अब नहीं रहा, निकलो यहाँ से। यहाँ पे फेरियो इतना ज्यादा खुद के ऊपर फोर्स डाल देती है कि उसके मुंह से खून निकलने लगता है, और वो इमीडिएटली बहुत ही ज्यादा वीक फील करती है। और जो देखकर जो यहाँ एंडर ली थे वो सभी को अलर्ट कर देता है, कहने लगते हैं ग्रैंड मदर जीमू को जाके इन्फॉर्म करो, और हाँ फेरिशु को तुम सभी लोग उनके गेस्ट रूम में ले जाओ। अब यहाँ पे फ्रोजन आइस इमोटो पैलेस के जितने मेंबर्स थे वो उन्हें लेके ले जाने लगते हैं, साथ ही यहाँ से एल्डर भी उनके साथ जाते हैं। तभी यान में हम देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहा था कि आखिर वो इतना बड़ा वाला स्टूपिड कैसे हो सकता है। काश उस वक्त वो यहाँ प्रिंसेस कांगयू की बात मान लेता, शायद आज ये दिन होता ही ना। वो यहाँ पे दरवाजे के सामने नतमस्तक हो जाता है और कहने लगता है कि बॉस प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी वीकनेसेस के चलते आज आप मारे गए, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा, इतना ज्यादा कि आगे चल के मैं कभी भी यूजलेस नहीं रहूंगा। अब रोते हुए वो यहाँ से जाने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें लिटिल फेरिशु के गेस्ट रूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जो शियान युआन है वो आ चुकी थी और वो भी इस सारे मामले पे नजर रखे हुए थी। तभी यहाँ पे ग्रैंड मदर भी आ जाती है। अब ग्रैंड मदर जीमो को बाहर आता हुआ देखते साथ ही जो एल्डर लियन थे वो कहने लगते हैं कि बताइए आखिर उनकी कंडीशन कैसी है, जिस पे वो बताती है कि चिंता मत करो, वो खतरे से बाहर है और बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी। जिस पर सभी उनका शुक्रिया अदा करते हैं, पर तभी वो बताती है लेकिन एक बात याद रखना, वो आइस एट्रीब्यूट प्रोफाउंड आर्ट्स को कल्टीवेट करती है, जिसके चलते उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो काफी ज्यादा ठंडे पड़ चुके हैं, तो जो बच्चा उसके पेट में है वो ऐसी कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ओ भाई साहब, बिल्कुल जैसे इस वक्त मैं शॉक्ड हूँ, यहाँ ये सुनते साथ ही सब के सब शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या। अब ग्रैंड मदर जीमो से बाकी सारे मेंबर्स कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी एल्डर सिस्टर कभी किसी मर्द के करीब नहीं गई, तो ऐसा कैसे हो सकता है, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। जिस पे ग्रैंड मदर जीमो हंसते हुए कहने लगती है कि मैंने मेडिकल फील्ड को ऑलमोस्ट 190 साल के लिए प्रैक्टिस किया है, तुमने जितने जिंदगी में लोग नहीं देखे होंगे ना उससे ज्यादा मैंने उनको ट्रीट किया है, और तुम्हें लगता है कि मैं प्रेगनेंसी जैसे इतने सीरियस कंडीशन को इतने मामूली तरीके से ट्रीट करूंगी, क्या होगा आज की जनरेशन का। एल्डर्स की इज्जत करना तो इन्हें आता ही नहीं। ओहो, नानी गुस्सा हो गई। तभी यहाँ पे वो दौड़ते हुए जाती है और कहने लगती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं जानती हूँ मेरी सिस्टर, ऐसा नहीं हो ही नहीं सकता। वो यहाँ पे लिटिल फेरिशु के पास पहुंच जाती है, कहने लगती है कि आपने सुना ना अभी अभी ग्रैंड मदर जिन्मो ने क्या कहा, जिस पे लिटिल फेरिशु अपने पेट में हाथ रखते हुए कहने लगते हैं कि हाँ मैंने सब कुछ सुना और मैं ऑलरेडी जानती हूँ। अब ये सुनकर तो भाई इसके पैरों तले जमीन के सट जाती है। तभी यहाँ पे एल्डर लियोंग आते साथ ही कहने लगते हैं कि फेरिशु मुझे एक बात बताइए, आखिर ये कौन है, किसका बच्चा है ये। जिस पे यहाँ से गुस्सा आ जाता है, वो कहने लगती है कि ये मेरी जगह है, मैं यहाँ पे रहती हूँ, तुम यहाँ पे आके मुझसे ऐसे सवाल नहीं कर सकते, बेहतर यही होगा कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर उसे बुरा लगता है, वो जाने लगता है, पर तभी वो रुक जाता है और कहता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सच है क्या आप और युनशी। ये सुनकर वो चिल्ला उठती है और कहती है कि मैंने कहा निकल जाओ यहाँ से। यहाँ पे ये सुन के उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उस दरवाजे के ऊपर अपना हाथ मारने लगता है। तभी यहाँ उसकी वाइफ ये सारा नजारा देख लेती है और ये आंटी जी ना अलग ही गलत फहमी है, उसे यहाँ पे ये लगता है कि शायद ये बच्चा उसके हस्बैंड का है, यानी कि लिंग यूफेंग का, और कहती है कि अच्छा तो ली यूफेंग तुम मुझे ऐसे ट्रीट करोगे, मेरे प्यार का तुमने ये सलाह दिया, चिंता मत करो, मैं सिर्फ उस लड़की को नहीं बल्कि पूरे के पूरे फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस को जमीन के नीचे दफन कर दूंगी। अब तभी यहाँ पे जैसे ये जो बाकी के मेंबर्स कुछ सवाल करने वाले थे, यहाँ पे फेरिशु कहने लगते हैं कि बेहतर यही होगा कि तुम सभी लोग अभी के अभी फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस में लौट जाओ, उससे कोई भी सवाल जवाब करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। अभी यहाँ पे तभी सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ यूनर को देखते हैं, जहाँ उसकी मदर उससे जाके पूछने लगती है कि क्या हुआ मेरे बेटे, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा उतरा क्यों है, आखिर क्या बात है। जिसमें वो कहने लगता है कि मदर आप तो जानती है ना कि मैं बचपन से बस एक वॉरियर बनना चाहता था, मैं तलवार के लिए काफी ज्यादा लॉयल रहा, मुझे लगा नहीं था कि मुझे कभी किसी से प्यार होगा, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शायद किसी से प्यार हो गया है, एक ऐसी लड़की जिसके बारे में जैसे मैं सोचना बंद ही नहीं कर पाता, दिन हो या रात हमेशा वो मेरे नजरों के सामने होती है। जैसे उसकी मदर हंसती है, कहने लगती है कि अच्छा तुम्हें प्यार हुआ है, तो फिर मुझे पूरा यकीन है कि वो लेडी और कोई नहीं बल्कि शिया किंग यू होगी, है ना। अगर तुम्हें सच में वो इतनी ज्यादा पसंद है ना, तो मैं फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस जाकर उसका हाथ तुम्हारे लिए जरूर मांगूंगी। जिस पे वो कहने लगता है कि मदर बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि वो ऑलरेडी तभी पास्ट का
सीन दिखाया जाता है और हमें किंग यू को दिखाया जाता है जहाँ पर उसे सारी बात पता चल जाती है कि कैसे जो यान बी है उसे बचाने के चक्कर में युनशी की जान चली गई। इवन के जो पाम स्ट्राइक यान बी के ऊपर होने वाला था वो खुद उसने अपने ऊपर ले लिया उसकी जान बचाने के लिए। तभी यहाँ पे किंग यू उस जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पे कि युनशी का ब्लड मौजूद था और वो उसके एक ब्लड ड्रॉप को उठाती है, उसे स्लोली रिफाइन करने लगती है और इस दौरान उसे युनशी के साथ बिताए गए वो मेमोरीज याद आती है जहाँ युनशी ने उसे हील करते वक्त बताया था कि अगर बॉडी के सारे मेरिडियंस को ओपन कर दिया जाए तो जो हीलिंग स्पीड है वो पहले से और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। आती उसे वो पल भी याद आता है जब युनशी यहाँ से जा रहा था और जाते हुए उसे कहने लगता है कि ये मैरिज बस एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह है, तुम्हारे लिए मैं जानता हूँ कि ये वैसे भी मायने नहीं रखता, तो अगर तुम चाहो तो इसे डिस्ट्रॉय कर सकती हो। साथ ही उसे याद आता है कि कैसे उस आइस मिस्टिक प्रोफाउंड बीस्ट के अंदर युनशी ने अपनी जान की बाजी लगा दी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए और उसके लास्ट वर्ड्स यही थे कि अगर मुझे दूसरी जिंदगी मिलती है ना और मैं तुम्हें ही पाता हूँ तो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा और तुम्हारे साइड ऐसे ही खड़ा रहूंगा। तभी किंग यू कहने लगती है कि मैं कुछ खास तुम्हारे लिए कभी नहीं कर पाई, लेकिन चुकी तुमने मुझसे उस दिन वो बात कहा था कि तुम मेरे साइड ऐसे ही हमेशा खड़े रहना चाहते हो, मेरा साथ देना चाहते हो, तो प्लीज मुझे अलाउ करो कि मैं अगली लाइफ में तुम्हारे साथ खड़ी रह पाऊँ। तभी यहाँ पीछे से यूनर आ जाता है और कहने लगता है कि फेरी किंग यू आखिर आप यहाँ पे क्या कर रही है? अच्छा तो आप भी अपने दोस्त को अलविदा कहने आई है? इस पर किंग यू कहने लगती है कि नहीं वो मेरा दोस्त नहीं मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है। यह सुनकर तो यहाँ इसके होश उड़ जाते हैं और वो अटकती हुई आवाज में कहता है कि आखिर आपने अभी क्या कहा? जिस पे किंग यू उसे कोई जवाब नहीं देती और वो बस अपने बालों को पकड़ते साथ ही उसे थोड़ा सा काट देती है और फिर एज अ ट्रिब्यूट के तौर पर उसे हवा में छोड़ देती है। यहाँ पे ये देखकर यूनर खुद भी शॉक्ड हो जाता है और यहाँ उसके बाल के जो टुकड़े थे ना किसी बटरफ्लाई का शेप लेते हुए हवा में ही गायब हो जाते हैं। इसी के साथ फेरी किंग यू युनशी के साथ बिताई गई कुछ यादों को याद करते हुए कहने लगती है कि जब वो वक्त आएगा ना युनशी तो तब मैं एक ट्रू वाइफ बन जाऊंगी। ये कहते हुए वो यहाँ से जाने लगती है। अब यूनर ने ये सारी बातें सुन ली थी और वो कहने लगता है कि अच्छा तो जैसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती है वो असल में और कोई नहीं बल्कि युनशी है जो कि अभी अभी मारा गया है। इसी के साथ प्रेजेंट टाइम में हमें यूनर को दिखाया जाता है जो कि अपनी मदर को देखकर कहने लगता है कि आप जानती है ना कि एक लड़की किसी के लिए अपने बालों को कब काटती है? हाँ उसने अपने बालों को काट दिया, जिसका मतलब ये है कि वो सिर्फ उसी से प्यार करती है और उसके अलावा इस जिंदगी में किसी और का वो होना भी नहीं चाहती। उसके दिल में ऑलरेडी वो है और वो उसके अलावा किसी और को वो जगह नहीं दे सकती। ये कहते हुए वो यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ अपने बेटे को इतना ज्यादा अपसेट होता हुआ देखकर उसकी माँ के खून में ना आग लग जाता है और वो कहने लगती है कि फ्रोजन इमोर्टल क्राउड मेरे हस्बैंड को तो तुम लोगों ने हथिया लिया, उसे तो मुझसे छीन लिया और अब जैसे कि इस सब से भी तुम्हारा मन नहीं भरा और अब मेरा बेटा, अब तुम लोग मेरे बेटे को भी हार्म करना चाहते हो। हाँ मैं ऐसा कैसे होने दे सकती हूँ? अब तो मैं तुम में से किसी को भी छोड़ने नहीं वाली। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस का सीन दिखाया जाता है। इसी के साथ हमें डिवाइन हॉल से किसी की आवाजें सुनाई जाती है। तभी हम फ्रोजन एंड डिवाइन हॉल जो कि फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस का एक डिवाइन हॉल है उसके अंदर सीनियर एल्डर को देख पाते हैं, यानी कि फेरी गोंग यूशियान, जो कि यहाँ कहने लगते हैं कि तुम लोग यहाँ से जा सकती हो, बस तुम यहीं रुको। अब तभी यहाँ पे लिटिल फेरी चीज से पहले की कुछ कह पाती यहाँ उसकी मास्टर कहने लगती है कि चुपचाप मेरे सामने घुटनों के बल आ जाओ। तभी वो घुटनों के बल आके माफी मांगती है और तभी इसकी मास्टर उस पर भड़कते हुए कहने लगती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम अभी भी मुझे मास्टर कहो। हजारों सालों से जो ऑनर फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस का था ना, तुमने उसे पूरी तरीके से मटिया मेट कर दिया। तुम्हारी वजह से आज हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे इतने डिसाइपल्स में तुम वो पहली इंसान होगी जो कि हमारे कस्मों हमारे वादों को तोड़ोगी। अब लिटिल फेरी चीज से माफी मांगते हुए कहती है कि मास्टर प्लीज आपके डिसाइपल ने गलत किया है, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया है मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। जिस पर मास्टर भड़क जाती है और कहने लगती है कि क्या जिम्मेदारी? कैसी जिम्मेदारी? हाँ तुमने हमारे एंसेस्टर के सामने कसम खाया था, भूलो मत कि तुम हो कौन और तुम्हें किसने इस जगह तक पहुँचाया है। चुपचाप अभी के भी इस चीज को खत्म कर दो और जिसके बाद तुम कभी भी फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस को छोड़ के नहीं जाओगी, सुना तुमने? अभी ये सुनकर वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं कि क्या खत्म कर दो। यहाँ पर लिटिल फेरी कहने लगती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये मेरा बच्चा है, उसके साथ आपके डिसाइपल गलत हो सकती है, आप मुझे सजा दे सकते हो, लेकिन इसमें इस बच्चे की क्या गलती? प्लीज मास्टर आपको जो सजा देनी है मुझे दीजिए, लेकिन इस मासूम की इसमें कोई गलती नहीं है, वो पूरी तरीके से इनोसेंट है। मास्टर प्लीज उसे जाने दीजिए, उसे छोड़ दीजिए। ये कहते हुए वो उसके सामने रोते हुए भीख मांगती है और कहती है कि प्लीज प्लीज मेरी बात मान लीजिए। ये सुनकर उसके मास्टर भड़क जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम यहाँ मेरे सामने जुबान चला रही हो। ठीक है फिर अगर तुम यही चाहती हो तो मुझे बताओ क्या तुम वाकई में इस बच्चे को कैरी कर सकती हो? हाँ क्योंकि तुम भी जानती हो कि तुम फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स को कल्टीवेट करती हो, जिसका मतलब
मतलब ये है कि जो कंडीशन इस वक्त तुम्हारी बॉडी के अंदर है, कोई भी बच्चा टिक ही नहीं सकता, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने, और जिसका मतलब ये है कि वो कभी भी इस दुनिया में आ ही नहीं सकता। तो आखिर तुम कौन से सपने में जी रही हो? और हाँ, ये जो पैलेस है ये पूरा साल ठंडा रहता है, तो अगर जैसे तैसे करके कोई मिरेकल हो भी जाता है, वो दुनिया में आ भी जाता है, तो भी वो यहाँ इस एटमॉस्फेयर में जिंदा नहीं रह सकता। तो बताओ मैंने क्या गलत कहा है? मैंने जो तुमसे कहा है चुपचाप कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है, क्योंकि चाहे तुम चाहो या ना चाहो, ऐसे हो या वैसे, लेकिन एक ही रिजल्ट निकलेगा। कहते हुए वो उसे एक सीरियस लुक देती है। अब लिटिल फेरी यू को ये सारी बातें सुनते साथ अपने बच्चे की बहुत ज्यादा फिक्र होती है, और तभी वो ठान लेती है और खड़ी हो जाती है। वो कुछ कहना तो चाहती थी, लेकिन उसे पता है कि इसकी मास्टर भी इसकी कोई मदद नहीं करने वाली। तो वो यहाँ अपने हैंड साइंस को बनाते हुए यहाँ अपनी बॉडी से ही जो फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स है उससे ही पूरी तरीके से खत्म करना शुरू कर देती है। और ये चीज देखकर उसकी मास्टर भी बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान थी। तभी यहाँ पे लिटिल फेरी शू जो है अपने बॉडी के अंदर से उस फ्रोजन क्लाउड आर्ट को ही पूरी तरीके से खत्म करने लगती है, उसे बहुत ज्यादा रून कर देती है। और तभी वो अनकॉन्शियस होकर जैसे गिरने वाली थी, उसकी मास्टर उसे जाके थाम लेती है और उसे झकझोरते हुए कहती है कि यूजन, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? कैसे तुम पागल हो गई हो? आखिर उस लड़के ने तुम्हारे पर क्या जादू कर दिया? उस यंशी के लिए तुम इस हद तक कैसे जा सकती हो? हाँ, कैसे? तुमने जिसके लिए इतनी सालों मेहनत की, उस फ्रोजन क्लाउड आर्ट को ही तुमने आज यहाँ रून कर दिया। बताओ उस लड़के ने आखिर ऐसा क्या कर दिया? कौन सा तुम पे जादू चला दिया? हाँ, आखिर क्या किया है? जिस पे वो कहने लगती है कि नहीं, उसने कुछ नहीं किया, बस उसने मुझे एक ऐसी मेमोरी दे दी, एक ऐसी याद जिसे कि मैं चाह कर भी कभी भी नहीं भुला सकती। तभी यहाँ पर उसे उस केव के वो सारे सीन याद आते हैं जहाँ पे वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड सिचुएशन में थी और सारे लोग उस पे हमला करने के लिए आ रहे थे, और फिर कैसे युनशी ने उसकी जान बचाई। ये सारी चीजों को याद करते हुए कहती है कि एक ऐसी याद जिसने मुझे एहसास दिलाया कि मैं भी मैटर करती हूँ। उसने मुझे ये भी एहसास दिलाया कि एक औरत होने पर कैसा फील होता है। वो मेरी जिंदगी का एक ऐसा सूरज बन गया कि जिसके आसपास मेरी पूरी दुनिया घूमती है, और इससे पहले कि मैं कुछ एहसास कर पाती वो ऑलरेडी मेरी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुका था। मैं खुद उस फीलिंग को एंजॉय करने लगी थी, मैं खुद उसके ऊपर रिलाई करने लगी थी, उससे प्यार करने लगी थी। बस यही सच्चाई है, उसने मुझ पे कोई जादू नहीं किया, बल्कि उसका मेरी जिंदगी में होना ही एक जादू की तरह है, और मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैं जानती हूँ कि ये गलत है, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। आप नहीं समझ सकती कि मैं उस वक्त क्या थी। अब जब मैं वापस से सोचती हूँ ना उन सारे लम्हों को, तो मुझे फील होता है कि मैं एक होपलेस पर्सन हूँ, और मेरी उस डेस्परेट और होपलेस सिचुएशन में अगर मेरी किसी ने मदद की तो सिर्फ युनशी ने। मैं जानती थी कि मैं जो फील कर रही हूँ वो मुझे फील नहीं करना चाहिए, ये मेरे लिए नामुमकिन सी चीज है। मैं उसके लिए जो फील कर रही थी, मैं नहीं चाहती थी कि वो कभी मेरे अंदर से खत्म हो। मैं फिर भी ऐसे पागलों की तरह उम्मीद लगाए बैठी थी कि काश ये चीज कभी खत्म ही ना हो। जो चीज मैं उसके लिए फील कर रही हूँ वो मेरे दिल में बढ़ता ही रहे। यहाँ पे उसकी मास्टर उसकी ऐसी बहकी बहकी बातें सुनकर ना पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है और उससे दूर हटने लगती है, और लिटिल फेरी जो अपनी सारे दिल के राज उसके सामने खोल के रख देती है। उसे बताती है कि मैं उस रैंकिंग मेटल में एंटर हुई ताकि बस मैं एक आखिरी बार उसे देख पाऊँ, और जिसके बाद मैं हमारे बीच का जो भी बॉन्ड है ना उसे पूरी तरीके से खत्म कर पाऊँ। मैंने कोशिश की, मैं गई थी। ये कहते हुए वो रोने लगती है और फिर धीमी आवाज में कहती है कि पर सच कहूँ मैं तो उसे एक और बार देखना चाहती हूँ। मैं खुद से ही झूठ बोल रही थी कि मैं सब कुछ खत्म करने जा रही हूँ, लेकिन सही मायने में मेरा दिल तो उसे बार बार देखना चाहता है। तभी यहाँ एंसेस्टर का उड़ता हुआ थप्पड़ आता है और उसके गाल पे सीधा लैंड करता है। लिटिल फेरी जो वहाँ गिर जाती है, उसकी मास्टर कहने लगती है कि हमारे एंसेस्टर ने एक बार कहा था कि जो प्यार है ना मर्द और औरत के बीच में, ये इस दुनिया का सबसे डेडलीस्ट पॉइजन है। और आज जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे लगता है कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। देख लेना, तुम आगे चल के बहुत पछताओगी। जिस पे लिटिल फेरी जो कहती है कि नहीं, मैं रिग्रेट नहीं करूंगी, मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है और मुझे खुद से नफरत भी है कि मैंने ऐसी सिचुएशन आने ही क्यों दी। मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट है इस बात का, लेकिन उसके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो मेरे लिए कितना ज्यादा मायने रखता है। वो मारा जा चुका है और अब मेरे पास बस ये है, उसकी आखिरी ब्लड लाइन है जो कि उसने मेरे साथ ही छोड़ दिया है। मैं इसे खत्म होने कैसे दे सकती हूँ? ये बच्चा उसके अस्तित्व का सबूत है, उसके होने की निशानी है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दे सकती। मुझे अपनी कल्टीवेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स को भुला दूंगी, और फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स तो बहुत छोटी कीमत है। अगर मुझे मेरी जान दे के भी इसे बचाना पड़े तो मैं तब भी पीछे नहीं हटूंगी। ये सुनकर तो इसके मास्टर का ना बस हो जाता है और वो उससे पीछा छुड़ाते हुए कहने लगती है कि ठीक है, फिर आज से तुम फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस के डिसाइपल नहीं हो, तुम्हारा हमसे कोई लेना देना नहीं। अभी के भी इस जगह को छोड़ दो, अभी के अभी स्नो रीजन एक्सट्रीम आइस को छोड़ के निकल जाओ। जो कुछ भी यहाँ हुआ है ना भूल जाओ, और तुम्हारा अब से हमसे कोई लेना देना नहीं, हम भी तुम्हें नहीं जानते। यह भी सुनकर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उनके सामने अपने सर को झुका के कहने लगती है कि मास्टर, आपने मुझे मेरी माँ की तरह पाला है, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा, उसके लिए शुक्रिया। लेकिन मैं इस जिंदगी में आपके एहसानों का बदला नहीं दे सकती, पर मैं वादा करती हूँ कि अगर मुझे अगले जन्म में मौका मिलता है ना तो मैं आपके एहसानों का बदला जरूर चुकाऊंगी।
जिस पर उसके मास्टर कहती है कि यहाँ से निकल जाओ क्योंकि मैं तुम्हें दोबारा कभी भी देखना नहीं चाहती। यहाँ पर रोते हुए लिटिल फेरी चू चली जाती है और तभी अनाउंसमेंट की जाती है कि आज से शिया किंग यू चू यून चैन की जगह को रिप्लेस करेगी और फ्रोजन क्लाउड 7 फेरीज की हेड होने के नाते मैं यहाँ पर जितने भी फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस के डिसाइपल्स हैं उन सभी को वापस बुलाती हूँ और अगले 3 साल के लिए इस पैलेस को पूरी तरीके से सील कर दिया जाएगा। ना कोई आउटसाइड डिसाइपल यहाँ अंदर आएगा, ना कोई नया डिसाइपल अंदर आएगा और ना ही यहाँ से कोई बाहर जाएगा बिना मेरी परमिशन के। अब फेरी चू की ये घटना ना पूरे के पूरे फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस को हिला के रख देती है। चारों तरफ यही खबर हो रही थी और इस इमोर्टल पैलेस के जितने भी डिसाइपल जो कि आसपास की जगह में फैले हुए थे उन सभी को एक साथ वापस भी बुला लिया जाता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पे उसी स्वॉर्ड डोमेन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इसकी गहराइयों में एक अलग ही सीन चल रहा था। यहाँ पे ये ओल्ड मैन जिसने कि युनशी के ऊपर हमला किया था ये तो अनकॉन्शियस होकर पड़ा हुआ था, लेकिन इसके सामने हम युनशी को देख पाते हैं जिसकी बॉडी में धीरे धीरे हलचल होने लगती है, जिसका मतलब ये है कि अपना हीरो यार मरा नहीं है। और बस इसी सीन के साथ हमारा आज का ये कमाल का एपिसोड एंड होता है। बट गाइस ट्रेलर ट्रांसफॉर्मेशन के जितने भी फैंस हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है क्योंकि इसका लेटेस्ट सीजन यानी कि सीजन 7 आ चुका है जो कि आज ही रिलीज हुआ है और बस इसके बाद तुम्हें वही वीडियो देखने को मिल जाएगी। बट गाइस मेक श्योर कि तुम उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर रहे हो ताकि तुम्हें आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं तुमसे ट्रेलर ट्रांसफॉर्मेशन के सीजन 7 के वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय।